नमस्कार साथियों। ओनली जीएस वे में आपका हार्दिक स्वागत है। तो आज हम शुरुआत करने वाले हैं टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड के लिए भूगोल। तो हमारा पहला चैप्टर है भूगोल अर्थ एवं विषय क्षेत्र। ये जो बुक है वो यूथ कंपटीशन टाइम की है। तो आइए इसमें देखते हैं जितने भी टीजीटी पीजीटी एलटी ग्रेड और जीआईसी के जो पीवाई क्यू देखे हैं उनका व्याख्या सहित हम हल हल करेंगे और उनकी व्याख्या पढ़ेंगे। साथियों, नागरिक शास्त्र की क्लास ऑलरेडी हमारे चैनल पर अपलोड की जा रही हैं और नागरिक शास्त्र की 7 क्लास कंप्लीट यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं। तो आइए भूगोल पढ़ते हैं और जितने भी पीवाईक्यू हैं उन्हें हम देखते हैं। तो आज का पहला चैप्टर है भूगोल अर्थ एवं विषय क्षेत्र। तो इसका पहला क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका में प्रथम वास्तविक भू आकृतिक विज्ञान वेत्ता किसे कहा जाता है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, जी के गिलवर्ट। उत्तरी अमेरिका में प्रथम भू आकृतिक विज्ञान वेत्ता जी के गिलवर्ट को माना जाता है। पेंडीमेट शब्दावली का प्रयोग सर्वप्रथम जी के गिलवर्ट ने किया। इन्होंने कहा कि समतल भूमि का निर्माण करने के लिए चट्टानों के अपरदन की क्रिया तथा साथ ही भूतल को तलछट से ढकने की क्रिया को समतलन कहते हैं। जी के गिलवर्ट ने स्थल जी के गिलवर्ट ने स्थल रूपों के निर्माण संबंधी कई नियमों तथा गतिक संतुलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। निम्नलिखित में कौन भूगोल को मानचित्र बनाने के लिए विज्ञान के रूप में व्याख्या किया है? इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, क्लॉडियस टाल्मी। क्लॉडियस टाल्मी ने भूगोल को मानचित्र बनाने के विज्ञान के रूप में व्याख्या किया। टाल्मी एक महान खगोल शास्त्री थे जिन्होंने खगोल शास्त्र की प्रसिद्ध पुस्तक अल्मागेस्ट की रचना की थी। प्रेक्षण प्रेक्षण अन्वेषण तथा लेखन द्वारा टाल्मी ने गणितीय भूगोल, मानचित्र कला और सामान्य भूगोल के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान दिया। टाल्मी की अन्य प्रमुख पुस्तकें हैं जियोग्राफिया, ग्रही परिकल्पना और एनेलिमा आदि। स्ट्रैबो ने विश्व के वर्णन को 17 खंडों वाले भौगोलिक विषय कोश में संकलित किया था जिसका नाम जियोग्राफिया रखा था। हिकेटियस की प्रसिद्ध पुस्तक पीरियोडोटस पीरियोडस 2 खंडों में 520 ईसा पूर्व में प्रकाशित हुई थी। इसका अर्थ है पृथ्वी का वर्णन। अगला है प्रश्न नंबर 3। थ्योरी ऑफ द विद प्रूफ एंड इल्यूट्रेशन का लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जेम्स हट्टन। थ्योरी ऑफ द अर्थ विद प्रूफ एंड इल्यूट्रेशन के लेखक जेम्स हट्टन हैं। सर्वप्रथम स्कॉटिश भूविज्ञान वेत्ता जेम्स हट्टन ने सन 1785 ईस्वी में भूविज्ञान क्षेत्र में चक्रीय पद्धति का अवलोकन तथा किया। उनका ना तो आदि का कोई लक्षण है और ना ही अंत का कोई भविष्य। अनंत पृथ्वी के इतिहास की चक्रीय प्रकृति की संकल्पना
में परिणत हो गए और इसी आधार पर उन्होंने एक रूपतावाद के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। किसने कहा था कि वर्तमान भूत की कुंजी है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, हट्टन। 18वीं शताब्दी में स्कॉटिश भूगोलवेत्ता जेम्स हट्टन ने एक रूपतावाद की अवधारणा को विकसित किया। इन्होंने वर्तमान भूत की कुंजी है तथा न आदि का पता और न ही अंत का भविष्य जैसे मौलिक संकल्पनाओं का प्रतिपादन किया। मॉडर्न जियोलॉजी के आधारभूत सिद्धांत के वर्तमान समय में जो भूगर्भ प्रक्रम तथा नियम कार्यरत है वे ही समस्त भूगर्भिक इतिहास में कार्यरत थे, परंतु उनकी तीव्रता में अंतर था का प्रतिपादन एक रूपतावाद के रूप में किया गया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है निम्नलिखित में कौन एक भौगोलिक प्रश्न नंबर 5 है निम्नलिखित में कौन एक भौतिक भूगोल की शाखा है? जिसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, मृदा भूगोल। मृदा भूगोल भौतिक भूगोल की एक शाखा है। भूगोल को प्रमुख दो भागों में बांटा जा सकता है, भौतिक भूगोल और नंबर 2 मानव भूगोल। भौतिक भूगोल को अधोलिखित उप शाखाओं में विभक्त किया गया है। नंबर 1 भूगणितीय भूगोल, स्थलाकृति भूगोल, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, जैव भूगोल, मृदा भूगोल, नृवंश भूगोल और पारिस्थितिकी भूगोल। और मानव भूगोल की उपशाखाएं सांस्कृतिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, आर्थिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, प्रादेशिक भूगोल और आवासीय भूगोल। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। भूगोल विषय में सर्वप्रथम भू ईश्वर तत्व शब्द को किसने समावेश किया? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, जॉन क्रिटलैंड राइट ने। भूगोल विषय में सर्वप्रथम भू ईश्वर तत्व शब्द का समावेश जॉन क्रिटलैंड राइट ने किया था। क्रिटलैंड ने 1938 ईस्वी में कोरोप्लेथ मैप शब्द गढ़ा था, जबकि मैपिंग तकनीक का इस्तेमाल पहली बार 1826 ईस्वी में चार्ल्स ड्यूपिन ने किया था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। किसने कहा यह पशुपालन की तरह मानवकृत भूमि पालन है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, एल साइमंस। एल साइमंस ने कहा यह पशुपालन की तरह मानवकृत भूमि पालन है। साइमंस 1968 के अनुसार कृषि भूगोल मनुष्य द्वारा भूमि पर कृषि का भूगोल है। कृषि भूगोल कृषि कार्यों के स्थान स्थाना- स्थानिक वितरण, उनके पारस्परिक संबंधों तथा अन्य स्थानिक तत्वों से पारस्परिक क्रिया का विश्लेषण कर प्रादेशिक स्वरूप की व्याख्या करने वाला विज्ञान है। कृषि वर्तमान समय में एक उद्यम है जिसका मूल उद्देश्य लाभ अर्जन है। इस प्रकार कृषि क्रमबद्ध उद्यम है जिसमें समस्त क्रियाएं उद्देश्य युक्त रहती हैं। अगला प्रश्न है अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8। कल्चरल जियोग्राफी एंड इवोल्यूशनरी टू और ह्यूमनाइज्ड अर्थ पुस्तक के लेखक हैं? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, जेई स्पेंसर। कल्चरल जियोग्राफी एंड इवोल्यूशनरी टू आवर
ह्यूमनॉइड अर्थ नामक पुस्तक के लेखक जे स्पेंसर महोदय हैं, जबकि ए जे टाफे की प्रमुख पुस्तक का नाम द सेटियल विव इन कंटेक्स्ट है। प्रश्न नंबर 9 है भूगोल है एक, तो इसका सही जवाब बनेगा प्रश्न नंबर 9 का जीव वितरण विज्ञान। भूगोल एक विशिष्ट विज्ञान है जो भूतल का वर्णन एवं व्याख्या करता है। भूगोल का शाब्दिक अर्थ है पृथ्वी का विज्ञान। भूगोल का अंग्रेजी पर्याय जियोग्राफी की उत्पत्ति यूनानी भाषा के जियो तथा ग्राफो शब्द से मिलकर हुई है। जी का शाब्दिक अर्थ पृथ्वी और ग्राफो का शाब्दिक अर्थ वर्णन करना होता है। इस प्रकार भूगोल का सामान्य अर्थ पृथ्वी का वर्णन करना है। भूगोल एक जीव वितरण विज्ञान चोरोलॉजिकल साइंस है। फिच एवं टिवर्थी के अनुसार भूगोल मुख्यतः मनुष्य और उसके प्राकृतिक पर्यावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन करता है। प्रश्न नंबर 10 है निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने मापक पर विश्व मानचित्र की रचना का प्रयास किया था? तो इसका प्रश्न नंबर 10 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी अनेकजी मेंडर। अनेकजी मेंडर ने सर्वप्रथम विश्व मानचित्र की रचना का प्रयास किया। अनेकजी मेंडर ने अपने मानचित्र में यूनान को विश्व के माध्यम से प्रदर्शित किया था। यह मानचित्र गोलाकार था जो चारों ओर से सागर सरिता से घिरा था। थेल्स के साथ साथ अनेकजी मेंडर को भी गणितीय भूगोल का संस्थापक माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11 टालमी के मानचित्र में प्रयुक्त धूल तथा प्रसुम स्थान स्थित थे। तो प्रश्न नंबर 11 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए विश्व के सुदूरतम उत्तर दक्षिण स्थान। टालमी के मानचित्र में प्रयुक्त धूल तथा प्रसुम स्थान विश्व के सुदूरतम उत्तर दक्षिण स्थान है। टालमी द्वारा रचित प्रमुख पुस्तकें निम्न हैं ग्रही परिकल्पना, अल्मागेस्ट और जियोग्राफिक सिंटोसिस, एनेलिमा और जियोग्राफिया। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12 निम्न में किस भूगोलवेत्ता ने पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी नामक पुस्तक लिखी है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी हार्टसॉन। अमेरिकन भूगोलवेत्ता रिचर्ड हार्टसॉन ने भूगोल में इंडियोग्राफिक दृष्टिकोण का विकास किया। इनकी प्रमुख पुस्तकें निम्न हैं द नेचर ऑफ जियोग्राफी 1939, भूगोल की प्रकृति, पर्सपेक्टिव ऑन द नेचर ऑफ जियोग्राफी 1959, भूगोल की प्रकृति और परिप्रेक्ष्य। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13 भूगोल में विशेष सामग्री के कारण उत्पन्न द्वैतवाद कहा जाता है। इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए क्रमबद्ध भूगोल बनाम प्रादेशिक भूगोल। भूगोल के विषय में सामग्री के कारण उत्पन्न द्वैतवाद क्रमबद्ध भूगोल बनाम प्रादेशिक भूगोल कहा जाता है। हमबोल्ट क्रमबद्ध भूगोल के अध्ययन पर बल देते हैं जिसमें एक एक तत्व का संपूर्ण विश्व के संदर्भ में अध्ययन किया जाता है, जबकि रिटर ने भौगोलिक अध्ययन के लिए प्रादेशिक भूगोल को आधार बनाया था। अन्य विकल्प भौगोलिक अध्ययन के प्रमुख उपागम हैं। प्रश्न नंबर 14 है निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अरब भूगोल व अरब भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल के विकास में योगदान दिया है। तो इसमें कौन कौन से कूट सही हैं उनको हमें देखना है। कूट नंबर 1 है यूनानी, फारसी,
तथा सांस्कृतिक के ज्ञान के स्रोतों को अनुवाद तथा ग्रहण करके। तो कथन नंबर 1 है हमारा, ये सही है। कथन नंबर 2 है, महत्वपूर्ण लेखन को सुरक्षित रख करके जिनका पुनर्जागरण में उपयोग हुआ है, ये भी कथन सही है। गणित में मौलिक योगदान है, ये भी सही है। यूरोप तथा एशिया में भौतिक भूगोल ज्ञान का विस्तार, उपरोक्त कथनों में से कौन सही है? तो 3 कथन सही है, बाकी चौथा कथन नहीं सही है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, 1, 2, 3। अरब भूगोलवेत्ताओं ने भूगोल के विकास में एशिया में भौगोलिक ज्ञान का विस्तार किया। अरबों के भौगोलिक विचार विशेष तौर पर पृथ्वी की आकृति, आकार आदि यूनानियों से बहुत मिलते जुलते थे। इन्होंने यूनानियों की 5 कटिबंध की धारणा व भूकेंद्रीय विचारों को अपनाया। प्रश्न नंबर 15 है, किसने कहा कि भूगोल वह विज्ञान है जो मानचित्रण की कला से संबंध है? इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, टालमी। टालमी ने कहा कि भूगोल वह विज्ञान है जो मानचित्रण की कला से संबंध है। टालमी की प्रमुख पुस्तकें इस प्रकार हैं: ग्रह परिकल्पना, अल्मागेस्ट, जियोग्राफिक सिंटेक्स और एनेलिमा। प्रश्न नंबर 16 है, स्विंकेशियल अक्यूपेंस की संकल्पना प्रस्तुत किया था? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, हिटलसी ने। स्विकेंशियल आक्यूपेंस की संकल्पना हिटलसी ने प्रस्तुत की। हिटलसी ने विश्व को वर्ष 1936 ईस्वी में 13 कृषि प्रदेशों में विभाजित किया। प्रश्न नंबर 17 है, थिसेन प्रश्न नंबर 17 है, थिसेन बहुभुज का सर्वप्रथम प्रयोग किया था? तो प्रश्न नंबर 17 का सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, बोग ने। थिसेन बहुभुज का सर्वप्रथम प्रयोग बोग ने किया था। पीटर हैगटन की प्रमुख पुस्तकें निम्न हैं: लोकेशनल एनालिसिस इन ह्यूमन जियोग्राफी, और नंबर 2 है जियोग्राफी ए मॉडर्न सिंथेसिस, और हैगट एवं सार्ले मॉडल्स इन ज्योग्राफी, साइकियो इकोनॉमिक मॉडल्स इन ज्योग्राफी। प्रश्न नंबर 18 है, गुनार मिर्डाल की पुस्तक एशियन ड्रामा एक अध्ययन है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, एशिया में राष्ट्रों की गरीबी का। गुनार मिर्डाल की पुस्तक एशियन ड्रामा एन इंक्वायरी ऑफ नेशन इनटू द पॉवर्टी, एशिया में राष्ट्रों की गरीबी की एक अध्ययन है। मिडाल ने संचाई परिणामों सिद्धांत का प्रतिपादन किया। मिडाल के सिद्धांत के अनुसार बाजारी शक्तियों के कारण असमानता घटने के बजाय बढ़ती है, क्योंकि पश्चगामी प्रभाव प्रसरण प्रभाव की तुलना में अधिक शक्तिशाली होते हैं। प्रश्न नंबर 19 है, भूगोल सभी भूगोल सभी विज्ञानों की जननी है, यह कथन संबंधित है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, प्रेस्टन ई जेम्स से। भूगोल सभी विज्ञानों की जननी है, यह कथन प्रेस्टन ई जेम्स से संबंधित है। वर्तमान मानव का आगमन पृथ्वी पर किस युग में हुआ था? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर
ए टर्सरी युग में। आधुनिक अथवा वर्तमान मानव का आगमन लगभग 10 लाख वर्ष पूर्व टर्सरी युग में हुआ था। प्रश्न नंबर 21 है, निम्नांकित में से किस काल में मध्य एशिया को मानव जाति का पालना कहा जाता है? इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, प्लीटोसीन काल में। मानव शास्त्रियों के अनुसार एशिया महाद्वीप मानव का जन्म स्थल रहा है। सन 1992 में जावा द्वीप में जो मानव खोपड़ी प्राप्त हुई थी वह 5 लाख वर्ष पूर्व अर्थात प्लीटोसीन काल की है। इस बात से स्पष्ट होता है कि एशिया मानव का जन्म स्थल रहा है। यहाँ से बाद में बहुत बड़ी संख्या में मनुष्य यूरोप, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया तथा अमेरिका महाद्वीपों को चले गए। इस प्रकार एशिया महाद्वीप केवल मानव का जन्म स्थल ही नहीं रहा, बल्कि यह मानव जाति का पालन स्थल तथा मानव का प्रवास स्थल भी रहा। वेल्स तथा हेक्सले ने मध्य एशिया को मानव का जन्म स्थल माना है। प्रश्न नंबर 22 है, निम्नलिखित में कौन सी भूगोल की शाखा भौतिक भूगोल की शाखा है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, भू आकृतिक विज्ञान। भौतिक भूगोल को विभिन्न भूविज्ञान या प्राकृतिक विज्ञानों तथा मौसम विज्ञान, जलवायु विज्ञान, समुद्र विज्ञान, भूगर्भिक शास्त्र विज्ञान, मृदा विज्ञान, वनस्पति विज्ञान तथा भू आकृति का समूह समझा जाता है। प्रश्न नंबर 23 है, सही कूट का चयन कीजिए। तो एक तरफ संकल्पना है और दूसरी तरफ उनका जो प्रतिपादन किया है वो दिए हैं। तो एक रूपतावाद का जो सिद्धांत है या संकल्पना है उसका प्रतिपादन हट्टन ने किया है। आधार तल का प्रतिपादन पावेल ने किया है। प्रवीणित सरिता का प्रतिपादन गिलवर्ट ने किया है। पैन प्लेन का प्रतिपादन क्रीकमे ने किया है। तो इसका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2143। एक रूपतावाद हट्टन द्वारा प्रतिपादित है, आधार तल पावेल द्वारा प्रतिपादित है, प्रवीणित सरिता गिलवर्ट द्वारा प्रतिपादित है, पैन प्लेन क्रीकमे द्वारा प्रतिपादित है। भूतकाल की कुंजी वर्तमान है, यह वाक्यांश किस अवधारणा से संबंधित है? इसका सही जवाब बनेगा प्रश्न नंबर 24 का ऑप्शन नंबर डी, एक रूपतावाद। भूतकाल की कुंजी वर्तमान है, यह कथन एक रूपतावाद अवधारणा से संबंधित है। एक रूपतावाद सिद्धांत का प्रतिपादन सर्वप्रथम स्कॉटिश भूगोलवेत्ता जेम्स हट्टन द्वारा 1785 में किया गया। प्रश्न नंबर 25 है, एंटीपोड पत्रिका समाज के निम्नलिखित लोगों में से किसकी समस्याओं को उजागर करती हैं? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, गरीब एवं वंचित लोगों की। 1960 में क्रांतिकारी भूगोल का जन्म हुआ, जिसके प्रमुख कारणों में अमेरिका में 1960 में घटने वाली प्रमुख निम्न घटनाएं थीं, जैसे विद्यार्थियों में असंतोष, वियतनाम युद्ध के परिणाम, रंग भेद, संसाधनों का शोषण के प्रति असमानता आदि। उपयुक्त घटनाओं के परिणाम स्वरूप स्थानिक विश्लेषण के विरुद्ध आवाज उठने लगी तथा यूएसए में वारचेस्टर में क्लार्क विश्वविद्यालय में 1969 में एंटीपोड नामक पत्रिका की स्थापना की गई। इनमें सर्वप्रमुख योगदान प्रेंट का माना जाता है।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। भूगोल एक क्षेत्र विवरणी विज्ञान है। यह कथन निम्नलिखित में से किस विद्वान द्वारा दिया गया है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, हेटनर द्वारा। भूगोल एक क्षेत्र विवरणी विज्ञान है। यह कथन अल्फ्रेड हेटनर का है। इन्होंने लेडर कुंडे नामक शब्द का प्रयोग किया, जिसका अर्थ होता है पृथ्वी की सतह का क्षेत्र वर्णनी विज्ञान। इनकी प्रमुख कृतियां निम्न हैं। कोलंबिया के एंडीज क्षेत्र की यात्रा 1888। नंबर 2 है यूरोप का प्रादेशिक भूगोल। और नंबर 3 है तुलनात्मक प्रादेशिक भूगोल। प्रश्न नंबर 27 है। भूगोल पृथ्वी तल की विभिन्नतापूर्ण स्वरूप का यथार्थ, क्रमबद्ध एवं तर्कसम्मत वर्णन एक व्याख्या से संबंधित है। ये कथन दिया गया है। इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, रिचर्ड हार्टसॉन द्वारा। भूगोल पृथ्वी तल की विभिन्नतापूर्ण स्वरूप का यथार्थ, क्रमबद्ध एवं तर्क संगत वर्णन एवं व्याख्या से संबंधित है। यह कथन रिचर्ड हार्टसॉन द्वारा दिया गया है। ये प्रादेशिक भूगोलवेत्ता हैं तथा इन्होंने भूगोल में एंडियोग्राफिक दृष्टिकोण का विकास किया। इन्होंने भूगोल में क्षेत्रीय भिन्नता की अवधारणा को सशक्त किया। भूगोल को स्थानिक संबंधों एवं अंतर संबंधों का विज्ञान के रूप में किसने परिभाषित किया? तो इसका सही जवाब बनेगा प्रश्न नंबर 28 का ऑप्शन नंबर ए, डब्ल्यू बुंगी ने। भूगोल को स्थानिक संबंधों एवं अंतर संबंधों का विज्ञान के रूप में परिभाषित डब्ल्यू बुंगी ने किया था। अमेरिकन भूगोलवेत्ता बुंगी ने शेफर की विचारधारा को भूगोल स्थानिक संबंधों का विज्ञान को विकसित किया तथा ज्यामिति तथा गणित को भूगोल की भाषा माना। बुंगी ने एक्सप्लोटेटिव मॉडल का विकास किया। इनकी प्रमुख कृति इस क्रम में है थ्योरेटिकल जियोग्राफी, सैद्धांतिक भूगोल। प्रश्न नंबर 29 है। निम्नलिखित में से किसने कहा था कि प्रकृति प्राकृतिक दर्शन और नैतिक दर्शन युक्त एक जीवंत इकाई है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट। प्रकृति प्राकृतिक दर्शन और नैतिक दर्शन युक्त एक जीवंत इकाई है। इस कथन को अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट महोदय ने प्रतिपादित किया था। हम्बोल्ट प्रकृति की एकता में विश्वास करता था। इनकी प्रमुख रचना कॉस्मॉस है, जिसके 5 भागों में विभाजित किया गया है। मध्य एशिया और प्रकृति दिग्दर्शन। हम्बोल्ट ने अमेजन तथा ओरोनिको नदी के अफवाह तंत्र की खोज की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 30। हाइड्रोलिक स्लैब थ्योरी किसने प्रतिपादित की थी? इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए, आर ई हॉर्टन ने। हाइड्रोलिक स्लैब थ्योरी आर ई हॉर्टन द्वारा प्रतिपादित की गई थी। डेविस ने भौगोलिक अपरदन की संकल्पना का प्रतिपादन 1899 में किया। डेविस ने अपनी भौगोलिक चक्र की संकल्पना में बताया कि स्थल रूप संरचना प्रक्रम तथा समय का प्रतिफल होता है। प्रश्न नंबर 31 है। भूगोल के भाव और उद्देश्य में आमूल-चूल रूपांतर के लिए निम्नलिखित में कौन सा एक परिप्रेक्ष्य जिम्मेदार था? इसका सही जवाब बनेगा परिमाणीकरण। भूगोल के भाव और उद्देश्य में आमूल-चूल रूपांतर के लिए परिमाणीकरण परिप्रेक्ष्य जिम्मेदार था। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात वर्णनात्मक भूगोल को अस्वीकार किया एवं अमूर्त सिद्धांत तथा मॉडल के निर्माण पर बल दिया गया। इस कार्य के लिए भूगोल में सांख्यिकी तकनीकों का बृहद पैमाने पर उपयोग किया गया। इसे ही
मात्रात्मक क्रांति के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32। सूची प्रथम को सूची द्वितीय के साथ सुमेलित कीजिए और नीचे दिए गए संकेतों से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची प्रथम और सूची द्वितीय। सूची प्रथम में अध्ययन क्षेत्र और सूची द्वितीय में विद्वान दिए गए हैं। तो आइए देखते हैं। लघु जलवायु विज्ञान। लघु जलवायु विज्ञान ये वारचेस्टर का अध्ययन क्षेत्र है। बारसेस्टर का अध्ययन क्षेत्र है। और भूआकृतिक विज्ञान बार्ड का है। भूआकृतिक विज्ञान बार्ड का अध्ययन क्षेत्र है। मौसम विज्ञान जो है वो ग्रिफिथ ट्रेलर का है। सी का दूसरा हो जाएगा ग्रिफिथ ट्रेलर। और जल विज्ञान पीटरसेन का अध्ययन क्षेत्र है। तो इसका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी 4321। जलवायु विज्ञान बारसेस्टर, भूआकृति विज्ञान बार्ड का अध्ययन क्षेत्र, मौसम विज्ञान ग्रिफिथ टेलर का अध्ययन क्षेत्र, जल विज्ञान पीटरसेन का अध्ययन क्षेत्र। भूगोल को प्राकृतिक विज्ञान तथा मानव विज्ञान दोनों में ही स्थान देने के लिए निम्नलिखित किस विद्वान ने 6 सिद्धांतों का प्रतिपादन किया था? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए फ्रेडरिक रेटजेल। भूगोल को प्राकृतिक विज्ञान तथा मानव विज्ञान दोनों में ही स्थान देने के लिए 6 सिद्धांतों का प्रतिपादन फ्रेडरिक रेटजेल ने किया था। ईसा बोमोन के प्रमुख ग्रंथ इस प्रकार हैं। द एंडेस ऑफ साउथर्न पेरू, न्यू वर्ल्ड प्रॉब्लम्स इन पॉलिटिकल जियोग्राफी, डेजर्ट थ्रेलिस ऑफ अटाकामा। प्रश्न नंबर 34 है। निम्नलिखित भूगोलविदों में से किसने लोक वित्त भूगोल के रूप में परिभाषित किया? कौन व्यक्ति क्या, कहां और किस कीमत पर प्राप्त करता है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी आर जे बेनेट। भूगोल में कौन व्यक्ति क्या, कहां और किस कीमत पर प्राप्त करता है, इसका उल्लेख आर जे बेनेट ने लोक वित्त भूगोल में किया। प्रश्न नंबर 35 है। भूगोल शब्द का प्रयोग निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले किया था? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए इरोटोस्थनीज। भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग इरोटोस्थनीज ने किया था। इन्होंने पृथ्वी तल का मानव के निवास के रूप में अध्ययन को भूगोल का विषय वस्तु बताया। इरेटोस्थनीज सिकंदरिया के संग्रहालय में पुस्तकालय अध्यक्ष थे। इन्होंने भूगोल में तीन प्रमुख योगदान दिए। पृथ्वी की परिधि का आकलन, नंबर 2 आदिवासी क्षेत्र या निवासी जगत के लिए यूक्यूमीन का मानचित्रण, इस निवासी जगत का विवरण प्रस्तुत करना। हिप्पारकस ने पृथ्वी को 360 अक्षांशों में विभाजित किया। यूनानी भूगोलवेत्ता पोसिडोनियस भौतिक भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने भी पृथ्वी की परिधि की माप की थी। रोमन के होते हुए भी यूनानी भाषा के भूगोलवेत्ता के रूप में स्ट्रैबो को जाना जाता था। ये मुख्यतः प्रादेशिक भूगोलवेत्ता थे। इन्होंने पृथ्वी को 5 कटिबंधों में विभाजित किया था। स्ट्रैबो ने जियोग्राफिया नामक पुस्तक लिखी जो 17 खंडों में विभाजित है। प्रश्न नंबर 36 है। कौन सा अरब भूगोलवेत्ता विश्व को 14 जलवायु प्रदेशों में विभाजन के लिए जाना जाता है? इसका सही जवाब बनेगा, जो आयोग ने माना है, वो ऑप्शन नंबर ए अल मकदूसी। अल मकदसी को माना है। आइए इसकी व्याख्या देखते हैं। अल मसूदी ने विश्व को 14 जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया था। इन्होंने भारतीय मानसून का उत्तम विवरण प्रस्तुत किया।
नोट: आयोग ने इसका उत्तर ए माना है, यद्यपि इस प्रश्न का उत्तर सी सही था। प्रश्न नंबर 37 है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने पृथ्वी के अध्ययन के लिए उद्देश्यवादी उपागम का अपनाया था? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, कार्ल रिटर। कार्ल रिटर ने पृथ्वी के अध्ययन के लिए उद्देश्यवादी उपागम को अपनाया था। रिटर प्रादेशिक अध्ययन को प्रधानता देते हैं। रिटर को आराम कुर्सी का भूगोलवेत्ता कहा जाता है। रिटर जर्मन भूगोलवेत्ता थे। प्रश्न नंबर 38, रेट जेल का कार्य आधारित है इस संकल्पना पर कि ऑप्शन नंबर सी, भौतिक पर्यावरण ने मानव क्रियाओं को नियंत्रित किया। रेट जेल का कार्य आधारित है इस संकल्पना पर कि भौतिक पर्यावरण ने मानव क्रियाओं को नियंत्रित किया है। रेट जेल को आधुनिक मानव भूगोल का पिता कहा जाता है। इसकी क्रियाविधि निगमनात्मक थी। प्रश्न नंबर 39 है, भूगोल में प्रतिमानों का उपयोग प्रारंभ हुआ है। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात। भूगोल में प्रतिमानों का उपयोग द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात हुआ है। द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भूगोल में अधिकाधिक सांख्यिकीय विधियों तथा गणितीय विधियों का प्रयोग होने लगा। प्रश्न नंबर 1950 ईस्वी के दशक में नूतन भूगोल की लाक्षणिक विशेषता थी। तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर सी, स्थानीयकरण के सिद्धांत एवं मात्रात्मक विधियां तथा मॉडलों के प्रयोग पर बल। प्रश्न नंबर 1950 के दशक में नूतन भूगोल की अभिलाक्षणिक विशेषता थी कि भूगोल में स्थानांतरीकरण के सिद्धांत एवं मात्रात्मक विधियों द्वारा मॉडलों के प्रयोग पर अधिक बल देना। 1950 के दशक के भूगोल में प्रत्यक्षवाद के समावेश के बाद भौगोलिक विषय सामग्री को सुचारू रूप से समझने के लिए तथा भूगोल की वैज्ञानिकता में अभिवृद्धि करने हेतु भूगोल में सांख्यिकीय एवं गणितीय तकनीकों का रुझान बढ़ा, जिसे मात्रात्मक क्रांति की संज्ञा दी गई। प्रश्न नंबर 41 है, आधुनिक युग में पूर्व के किस विद्वान ने प्रादेशिक तथा क्रमबद्ध भूगोल के संबंध को स्पष्टता स्थापित किया? इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, वारेनियस। वारेनियस ने प्रादेशिक तथा क्रमबद्ध भूगोल के संबंधों को स्पष्टता स्थापित किया। वारेनियस पहला विद्वान था जिसने भूगोल में द्विभागीकरण की नींव डाली। जर्मन भूगोलवेत्ता वारेनियस की प्रमुख पुस्तक सामान्य भूगोल है। ये पहले विद्वान है जिसने भूगोल को सामान्य तथा विशेष में विभाजित किया। जियोग्राफी एंड जियोग्राफर्स पुस्तक के लेखक हैं, तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर डी, आर जे जॉन स्टन। जियोग्राफी एंड जियोग्राफर्स पुस्तक के लेखक आर जे जॉन स्टन हैं। डेविड हार्वे मात्रात्मक क्रांति के प्रबल समर्थक थे, परंतु बाद में ये मात्रात्मक क्रांति के कट्टर विरोधी हो गए। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 43, भूगोल में व्यवहारवादी सांचा किसने प्रस्तावित किया? इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर ए प्रेड। भूगोल में व्यवहारवादी सांचा ए प्रेड ने प्रस्तावित किया। भूगोल में व्यवहारिक उपागम का सूत्रपात करने वाले विद्वानों में विलियम क्रिक अग्रणीय हैं। इन्होंने 1963 में प्रकाशित अपने लेख में व्यवहारिक पर्यावरण को महत्व का विवेचन किया तथा व्यवहार परक भूगोल के विकास में पोल प्रैट, गोलिज, कॉक्स, कुलेन, गोल्ड, गुडी, शावर तथा डंकन आदि विद्वानों का महत्वपूर्ण योगदान रहा। प्रश्न नंबर 44 है, द मेजर नेचुरल रीजन लेखक के
लेख के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब बनेगा ऑप्शन नंबर बी, ए.जे. हॉवर्टसन। द मेजर नेचर रीजन्स के लेखक लेख के लेखक ए.जे. हॉवर्टसन हैं। हॉवर्टसन ब्रिटिश भूगोलवेत्ता थे तथा विश्व की 15 प्राकृतिक प्रदेशों में विभाजित किया। ये संभववाद के समर्थक और ब्रिटेन में संभववाद का प्रसार किया। इन्होंने मानव भूगोल तथा जलवायु विज्ञान में महत्वपूर्ण योगदान दिया। प्रश्न नंबर 45 है, नीचे दिए गए कूट की सहायता से प्लीटोसीन हिमयुग के प्रावस्थानों प्रावस्थानों के सही अवरोही कालानुक्रम चुनिए। तो इसका सही कालानुक्रम बनेगा पेंग तथा बुकनर के यूरोप में गुंज मिडेल रिसबुर्म 4 हिमयुगों का निर्धारण किया गया जो सही क्रम में था। ये प्लूटोसीन शक के उपाहिम युग हैं। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सही उत्तर का चयन नीचे दिए गए कोड से कीजिए। सूची 1 में भूगोलवेत्ता हैं और सूची 2 में उनकी पुस्तक या लेख दिए गए हैं। तो सबसे पहले दिए गए ए.एच. बैरोज। तो ए.एच. बैरोज द्वारा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा जियोग्राफी एज ह्यूमन इकोलॉजी। ई हंटिंगटन की पुस्तक है सिविलाइजेशन सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट। आर रोनाल्ड गोआट की पुस्तक है द एर्थ एंड मैन। तो द एर्थ एंड मैन है, आप इसका हो जाएगा 4। चोरले और हैगेट ऑप्शन नंबर 2 में आ जाएंगे मॉडल्स इन ज्योग्राफी। तो इसका सही जवाब बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। आइए इसकी व्याख्या देख लेते हैं। ए.एच. बैरोज ज्योग्राफी एज ह्यूमन इकोलॉजी। ई हंटिंगटन सिविलाइजेशन एंड क्लाइमेट। आर नोल्ड गोयाट की जब पुस्तक है द अर्थ एंड मैन। चोरले और पीटर हैगेट की मॉडल्स इन ज्योग्राफी। थैंक्स फॉर वाचिंग, धन्यवाद। साथियों, जो मेरे चैनल पर नए आए हैं वो चैनल को लाइक एंड वीडियो को वो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में सुझाव अवश्य दें। साथियों, नागरिक शास्त्र की 7 क्लासें हमारे यूट्यूब चैनल पर अपलोड की जा चुकी हैं और लगातार चलती रहेंगी, इसलिए चैनल पर बने रहें और वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।